अस्सलाम वालेकुम। ये है आइए करें बातें तलाशें हल का नया एपिसोड। दरअसल आपको अजीब लगेगा कि मैम शाइस्ता की जगह ये लड़की कौन है। तो ये है कि वो कुछ ये सूरत हाल लड़की भी मैम जबरदस्त है। जैसे कि वो आज के एपिसोड की होस्टिंग नहीं कर सकी, तो अब मैं उनकी जगह ले रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है। बाकी दो मेहमान अभी भी वही हैं, तो सब कुछ एकदम से बदलेगा नहीं। मेरा नाम इंजीनियस है। मैं अक्स रिसर्च सेंटर की भी मैं काम करती हूँ मैम शाइस्ता के साथ। और आज हमारे दोनों होस्ट मैम तस्नीम आमिर और डॉक्टर तायरा काजमी आज के नए एपिसोड की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल लोग ठीक, फिट हैं, मजे में। मजे की में। बात। अच्छा, पहले मतलब सवालात और जवाबात से पहले जो हमारा एक छोटा सा होता है कि कोई ना कोई चीज हम डिस्कस करते हैं, उसकी थोड़ी सी बारीकियों में जाते हैं, कुछ समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत पुराना मौजू है जिसपे ताहिरा अपना सर भी पीट रही होती है कि पढ़ लो, खुदा के लिए पढ़ लो। तो जो नहीं पढ़ते या जो नहीं पढ़ सकते या जिन तक वो तहरीरें नहीं पहुंच रही, तो हम चाहेंगे ताहिरा आपसे हम पीरियड पॉवर्टी के बारे में बात करें। ज़ाहिर एक आलमी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। वो सारे ममालिक जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, यहाँ जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे ये मसाइल हैं ख़वातीन के साथ के। एक वो कुदरती अमल जिससे वो बहुत छोटे से गुजरना शुरू होती हैं और उम्र के एक लंबा अरसा उसी में गुजारती हैं, उसके बारे में उनको कोई आगाही नहीं होती, उनको कोई बताता नहीं है कि उनके यहाँ उनकी जिस्मानी और फिर जहनी तब्दीलियां जो हैं वो उसके साथ साथ कैसे होंगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को एक तरह से थोड़ा सा अक्ल देने की, शऊर देने की कोशिश कीजिए कि ये एक कुदरती अमल है, इसमें कोई शर्म हया की बात नहीं है। ये वो चीज़ें जो हर औरत जिससे गुजरती है, और उसके बारे में जितना लोगों को पता होगा, जितनी ज़्यादा आगाही होगी, ना सिर्फ इस जो पीरियड्स उसके बारे में, बल्कि जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, सारे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताएं कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें आप कितनी पुरउम्मीद हैं कि ये हालात कुछ बदलेंगे, कुछ अवेयरनेस आई। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस, कुछ आगाही आई है ख़वातीन में, बच्चियों में, मर्दों में, हुकूमती सतह पे? क्योंकि काफी कुछ अब बातें होने लगी हैं इसके ऊपर, स्पेशली फ्लड्स के बाद। अच्छा, मैं इसको शुरू करूंगी। मैं इसको जी 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 मैं शुरू करूंगी। जी मैं इसे शुरू करूंगी कि यूनिसेफ का मंशूर में बेसिक ह्यूमन राइट्स में knowledge about माहवारी is included in basic human rights। वो बुनियादी इंसानी हकूक, हवा, पानी, एनवायरनमेंट जिसके बारे में यूनिसेफ बात करता है, उसमें यूनिसेफ ने माहवारी को भी शामिल किया है। आप मजे की बात देखिए। दूसरी बात जो आपने कही कि मैंने माहवारी पे आज से 3 साल पहले काम शुरू किया, 2020 में। 2020 में मैंने पहला ब्लॉग लिखा माहवारी पे, माहवारी और शर्म। और मुझे इतना बाउंसर्स मिले, इतने बाउंसर्स मिले कि अब खवातीन के जो बिल्कुल प्राइवेट मामलात हैं वो क्या पब्लिक में डिस्कस किए जाएंगे। और इन साहिबा का दिमाग खराब है जो ये इसको पब्लिक पे ले आई हैं। और बहुत लोगों ने लिखा कि इनको तो और कुछ लिखना ही नहीं आता सिवाय माहवारी के, ये तो इनके दिमाग में कोई खराबी है। यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी एक आदत है कि अगर आप मुझे किसी चीज से चिढ़ाएंगे या रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं उसको और जोरों शोर से करूंगी। मैं कहूंगी आइए फिर, फिर आओ कर लेते हैं मुकाबला, ठीक है। मैंने उसको नहीं छोड़ा। यहाँ तक वक्त आया कि वेबसाइट हम सब से मुझे मशवरा आया कि
हमारी मैनेजमेंट सोचती है कि आपके ब्लॉग्स बहुत ज्यादा यकसानियत का शिकार हो गए हैं, आपके पास प्लीज टॉपिक चेंज कीजिए। यानी फ्रॉम लाइक नीचे से लेके ऊपर तक लोगों ने सोचा कि मेरे पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, इसलिए मैं माहवारी पे लिखती जा रही हूँ। जब मुझे ये मशवरा आया, जाहिर है मैं हम सब पे छपती थी, उनसे मैंने कहा कि जी देखिए, एक खातून को 12 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक माहवारी आती है एवरेज, और उसके बाद भी और प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो डू यू थिंक कि दिस इज यकसानियत? डू यू थिंक कि हर औरत, जो पाकिस्तान में 22 करोड़ औरतें हैं, 11 के ये मसाइल जो कि अभी तक अनटच्ड हैं, अनटोल्ड हैं, अनसेड हैं, उनके में अगर डिफरेंट पहलू सोशल एलिमेंट एंड गायनोकोलॉजिकल एलिमेंट मिला के पेश करती हूँ, तो आपका ख्याल है ये यकसानियत है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं 30 साल से क्लिनिक चला रही हूँ या अस्पतालों में काम कर रही हूँ, तो मेरी 80% ओपीडी आज भी माहवारी के मुतालिक है। और अब आपने जब से सवाल लेने शुरू किए हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि 80 या 90% लोगों का सवाल जो है वो माहवारी है। तो कहने का ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि शुरू में माशरे ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ना लोगों ने और ना ही उससे ऊपर वाली लेयर दानिशवरों ने, कि उनका ख्याल ये था कि बस बहुत हो गई भाई माहवारी, क्या हर वक्त माहवारी। बट मुझे पता था कि नहीं, मुझे इसको नहीं छोड़ना। और उसके बाद मैंने 52 एसेज लिखे माहवारी के मुतालिक, और फिर मैंने कहा कि आप इसको कंपाइल करेंगे, लेकिन उसका फायदा हेलो, आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है जी। तो उसका फायदा ये हुआ तस्नीम कि फिर लोगों ने माहवारी के नाम को नॉर्मलाइज करके इसका जिक्र करना शुरू किया। और ये एक जनरल बात है कि अगर आप किसी चीज को नॉर्मलाइज करके उसका बहुत ज्यादा जिक्र करें, बार बार करें, तो एंड में जूते तो आपको शुरू में बहुत पड़ेंगे, बिकॉज दैट विल बी ए न्यू थिंग, लेकिन एंड में ये होगा कि लोग उस पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और उससे नॉर्मलाइज होते जाएंगे। जैसे देखें, किसी जमाने में सिनेमा और ये सारी चीजें इतनी बुरी समझी जाती थी, आज सिनेमा और हर चीज जो है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। किसी जमाने में औरतों की एजुकेशन को बहुत बुरा समझा जाता था, आज वो चीज काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है और छोटे इलाकों के लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने वही काम माहवारी के साथ किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं इस काम में लीड रखती हूँ। मैंने इस काम को पाकिस्तान में सबसे पहले शुरू किया है, और उसके बाद फिर जब फ्लड्स आए तो मुझे डॉन ने सबसे पहले लीड दे के इससे लिखवाया कि आप लिखिए सैलाबज़दा औरतों के मुतालिक। और आई वाज द वन जिसने टीवी पे सबसे पहले बैठ के कहा कि आप खाने पीने की चीजें तो भेज रहे हैं, लेकिन वो जो औरतें टीलों पे बैठी हुई हैं, उनकी माहवारी का क्या चक्कर होगा? एंड देन पीपल गॉट सरप्राइज्ड दैट नोबडी हैड थॉट अबाउट दैट। लेकिन मुझे ये सारा कुछ क्यों था, कैसे लोग बड़े हैरान होते हैं कि और डॉक्टर्स के जहन में ये बात क्यों नहीं आती, इसलिए कि मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पेरीफ्री सर्व की है। मैंने मरी का डिस्ट्रिक्ट सर्व किया है, टेक्सा सर्व किया है, गुजरांवाला सर्व किया है, मुल्तान से आगे सारी पेरीफ्री सर्व की है। तो आई नो दैट हाउ द पीपल लिव ओवर देयर, कि जहां लोगों को कपड़ा तक इस्तेमाल करने को नहीं मिलता, पैड्स तो दूर की बात है, पैड्स को तो आप एक अयाशी समझ लें, और वो भी इस महंगाई के दौर में। अगर घर में 4-6 लड़कियां हैं और यानी टोटल माँ और खाला और 4-6, तो आप खुद सोचिए कि 7 दिन का खर्चा और वो पैड्स का आप उनकी कॉस्ट निकालें तो नोबडी कैन अफोर्ड दैट। उसके बाद क्या होता है कि कपड़ा, अच्छा अब जो लोअर क्लास है जिसके पास इतने कपड़े हैं नहीं, घर में इतने मीन्स नहीं है, हर महीने वो कपड़ा कहाँ से लाएं? वो हर बच्ची के लिए, क्योंकि पुराने कपड़े फाड़ के पुराने नए होंगे तो वो पुराने होंगे ना,
जब नए ही इतने नहीं बनेंगे, आपके पास अगर 3-4 जोड़े इस्तेमाल के हैं और उनमें से एक पुराना हुआ है, तो लेकिन ये तो काम हर महीने का है, ये वंस इन ए ब्लू मून थोड़ी हो रहा है, कपड़ा भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, दरमियान कुछ लोग जो है जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो रुई यूज करते हैं, कि रुई का लेके खुद से उसके ऊपर गॉज पीस लपेट लिया या कुछ लपेट लिया और उसे, लेकिन फिर लोगों ने उसका हल ये निकाला है कि लोगों ने माहवारी के यूज्ड कपड़ों को धो धो के इस्तेमाल करना शुरू किया है। और आप देखिए कि ठीक है वो कपड़े धुल जाते हैं, बट हाउ पैथेटिक इट इज कि आप खून भरे कपड़े एक औरत को धोने पड़ रहे हैं कि मेरी अगले महीने की जो माहवारी आएगी मैं उसके लिए इस कपड़े को सेव कर सकूं। क्या शहरों में रहने वाली एजुकेटेड प्रिविलेज औरत इसका तसव्वुर कर सकती है? नहीं कर सकती। अच्छा, मैं इसी तरह का एक मैंने ब्लॉग भी लिखा था, चलते चलते वो भी बताती चलूं कि मेरे पास एक दूर दराज गांव से एक बच्ची आई थी और जिसका मुझे ये पता चला कि वो आज तक पत्ते इस्तेमाल करती है, इसलिए कि कपड़ा है नहीं, कॉटन के रिसोर्सेज नहीं है, पैड्स तो दूर की बात। तो वो उसकी माँ, चूंकि 2-3 बेटियां हैं, पत्ते जमा करते हैं वो लोग, बड़े वाले पत्ते, उसका पत्तों का पायल बनाते हैं और उन्हें फिर किसी सुतली वगैरह से बांध के शलवार में रखते हैं। इसी तरह एक और मुझे चक्कर पता चला कि कुछ लोग माहवारी के दौरान लाल शलवारें पहनते हैं ताकि अगर उसमें खून लीक होता रहे तो उसके जो धब्बे हैं वो शलवारों पे ना आने पाए। तो सोचिए कि 11 करोड़ औरतें आपके मुल्क में बसती हैं, उन 11 करोड़ औरतों के ये प्रॉब्लम्स आपके जहन में या प्रायोरिटी में या एजेंडे में आज तक कभी नहीं आए, जिसको यूनिसेफ कहता है कि ये बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन थैंक गॉड मैंने ये बात वो पूरी लंबी कर दी या बता दी, लेकिन ये है कि इसीलिए मैं इस पे प्रोग्राम आपके साथ करती हूँ। आपके तवज्जुद से मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि माहवारी के बेतहाशा मसाइल इसमें हैं, इसे अगर आप घोल के पी लें, बाकायदा घोल के पी लें, तावीज़ बना लें, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूर दराज इलाकों में मुझ तक पहुंचे बगैर, किसी भी LHV डाई तक पहुंचे बगैर हल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो 11 करोड़ वोट हैं वो औरतों के हैं और उनके भी इस मुल्क में कोई राइट्स हैं। थैंक यू ताहिरा, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी तफसील से जो मैंने एक अपने कंसर्न और एक डिस्कशन पॉइंट हमने शुरू किया था उसको इतनी तफसील से आपने बयान किया। बिकॉज मेरा भी यही मानना है कि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, और हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करने का भी मकसद यही था, और आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी कि आपने कहा कि ठीक है प्रो बोनो ही हम सब काम कर रहे हैं, अपना अपना वक्त जो है निकाल रहे हैं एक उम्मीद पे कि शायद हमारी इन बातों से बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि पीरियड्स के बारे में बात करना हमेशा से एक टैबू इशू रहा है, इतना ढका छुपा के, जबकि वो चीज़ एक कुदरती अमल है जिसको आपने नहीं अपने ऊपर तारीख किया, वो आपको कुदरत की तरफ से अता हुआ है। तो उस पे इतनी शर्म उसमें सबसे बड़ी बात तस्नीम मैं ये कहती हूँ कि अगर पीरियड्स ना हो तो आप ना हो, मैं ना हो, बिल्कुल भी ना हो, आप सब लोग पीरियड्स की पैदावार हैं भाई। पीरियड्स नहीं होंगे अब तो कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। सो आप कैसे उसी चीज को कंडेम करके गंदगी की नजर से देख के धुतकारते हैं, और आप उसको, लड़कियों को आप इनसिक्योर करते हैं, लड़कियों को आप अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, लड़कियों को आप ये फीलिंग देते हैं कि ये समथिंग इज लाइक वेरी बैड एंड यू हैव टू हाइड एवरीथिंग, चाहे तुम मर भी रही हो तो तुम इसको सामने नहीं लाओ। तो मैं बहरहाल आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने, मैं लिख तो रही थी लेकिन आवाज निकालने का एक अलहदा से फायदा होता है, और आपकी आवाज वैसी ऊंची है तो वो चारों ओर पहुंचती है। इस चीज में चाहता है कि मैं खिड़कियां दरवाजे सब कुछ तोड़ के
मैं अंदर घुस बहुत जाऊं और मैं कहूं कि लोगों खुदा के लिए जो मैं देखती हूँ उसके बाद जितना मुझे, हालांकि मैं एक और बात आपको बताती चलूं, जितना इस प्रोग्राम के हवाले से जितना लोग मुझे जिच करते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते कि मुझे सैकड़ों के हिसाब से सवाल आते हैं और बाज़ दफा वो इतने रिपीटेड सवाल होते हैं और मैं जवाब नहीं दे सकती, तो उसके बाद वो बकायदा मुझे एक्यूज करते हैं विदाउट नोइंगली कि हाउ बिजी आई एम। मैं 24 आवर्स वर्किंग कंसल्टेंट हूँ, मेरा और बहुत सारे काम है, मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, काम करती हूँ, घर है, और उसके बावजूद और इतने यानी मेरे ये यानी एम्स हैं इन सबको, लेकिन उसके बावजूद अगर जब कभी मुझे जूता लेकर खड़े हो जाते हैं ना, और स्पेशली खवातीन ही, तो देन आई फील या अल्लाह थोड़ा सा इनको थोड़ी सी इनको अक्ल दे दे कि ये रियलाइज कर सके कि अपना वक्त किसी और को देना और इस तरह देना किस कदर बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंजी, अब आप सवालात शुरू करेंगी तो फिर जवाबात आएंगे। रैपिड फायर। ठीक है जी। अच्छा, और हमारा सवाल ही, पहला सवाल पीरियड से, ब्लड से ही ताल्लुक रखता है। सो ये खातून है, सो वो कह रही हैं कि उनकी लास्ट मंथ से ब्लीडिंग नहीं रुक रही, फिर भी डेट के दिन निकल रहे हैं। 6 दिन से वो प्राइमलट एंड टैब, हाँ जी, उन्होंने स्टार्ट शुरू किया है, और वो दोपहर से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा पेन के साथ। तो वो ये पूछती हैं कि क्या वो ये मेडिसिन छोड़ें या अभी भी कंटिन्यू करें। उन्हें साथ ये भी मेंशन किया है कि वो एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट। देखें, एक बात याद रखें, मेरी सारी खवातीन जो हार्मोन्स इस्तेमाल करती हैं, कोई भी हार्मोन लेके उसे सडनली नहीं छोड़ना चाहिए अनटिल अनलेस आपको पीरियड्स बंद हुए हों कुछ अरसे से और आप उन्हें दोबारा चलाना चाहते हो। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं और कोई हार्मोनल मसला है और डॉक्टर ने आपको प्राइमलूट एन दी है, तो प्राइमलूट एन आपने लाजमी 21 दिन खानी है। कुछ लोग इसे 15 दिन के लिए भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर 21 दिन होती है, और इसकी डोज होती है 5 मिलीग्राम सुबह शाम या 5 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। प्राइमलूटेन एक हार्मोनल दवाई है, इसे जब भी आप खाएंगे और छोड़ेंगे एब्रप्टली यानी एकदम, तो आपको और ज्यादा ब्लीडिंग होगी, आपकी माहवारी और खराब हो जाएगी। आपने बिल्कुल नहीं बताया कि आपकी उम्र कितनी है, आपने नहीं बताया आपके बच्चे कितने हैं, आपने नहीं बताया आपका वजन कितना है, आपने नहीं बताया कि अल्ट्रासाउंड हुआ था कि नहीं, आपने नहीं बताया कि ये तकलीफ कब से है। प्लीज हवा में तीर मत चलाइए, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। एक सवाल सुन के और पूरी कैफियत वो शीशे का ग्लोब लगा के देख लूं कि आप कहाँ बैठी हुई हैं और मुझे पता चल जाए। मुझे पूरी हिस्ट्री भेजा करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छा सा गाइड कर दूं। मैं पूरा का पूरा इलाज डेफिनेटली मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी अवेयरनेस जरूर बढ़ा सकती हूँ। सो हार्मोन्स के मुताबिक मेरी ये अवेयरनेस है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि ये खातून है, सो उनकी उम्र 33 साल की है और उनका वजन 44 किलो है, एंड शी ऑलरेडी हैज अ सन एज वेल। तो वो ये पूछ रही हैं कि वो 7 माह पहले उनका अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद अब तक उन्हें पीरियड्स नहीं आए, इसकी वजूहात क्या है, क्या उसको इलाज की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगेन वही बात है कि पीरियड्स नहीं आए अबॉर्शन के बाद। क्या आपने डीएनसी करवाई थी अबॉर्शन के बाद, के मिसकैरेज के बाद, के नहीं करवाई थी, और क्या ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, और उससे पहले मिसकैरेज से पहले पीरियड्स कैसे थे वो मुझे नहीं पता। इलाज की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए, आपको अपने हार्मोनल टेस्ट कराने चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, आजकल हर बंदा, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, दूसरा सेहत हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आज से खवातीन आप अहद करें कि आप चाहे अपना जाती कोई और खर्च कम कर लें, लेकिन आपने अपनी सेहत पे
खर्च करना है, ये सेहत पे खर्च ही है जो आपको बढ़ती हुई उम्र में रीपे करेगा, वरना आप 40-50 की हुई नहीं और वहां आप बिस्तर पे पड़ी नहीं। तो प्रायोरिटी सेट कीजिए। अपने टेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताए हैं, मेरी वॉल पे भी लिखे हुए हैं। हार्मोनल टेस्ट कौन से हैं, नॉर्मली वो डे 2 या डे 3 पे कराते हैं, लेकिन आपको चूंकि 7 माह से माहवारी नहीं आई, इसको हम एमेनोरिया कहते हैं, तो आप वो किसी भी दिन जाके करवा सकती हैं। उसके बाद हमें दोबारा उनके रिजल्ट भेजेंगी तो तभी मैं कुछ बता सकूंगी। आप अल्ट्रासाउंड भी की रिपोर्ट भी भेजिएगा। ठीक है। एक जनरल सवाल है जो किसी ने भेजा है कि वो पूछ रही है कि बेसिकली शी वांट्स टू नो अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। सो उन्होंने चूंकि एज और वजन नहीं दे, आई थिंक वो सिर्फ एक जनरल सवाल के तौर पे पूछ। जिन लोगों को बीपी हो उन्हें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं लेने चाहिए। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। पाकिस्तान में पुराना नाम फैमिला था। तस्नीम, मैंने आपसे कहा था मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वो डब्बियां ला दीजिएगा बहुत सारी। इंजी विल रिसर्च ऑन दिस। और उसके बाद आप मुझे इसकी तस्वीरें भेज दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा हार्मोन है। बहरहाल हाइपरटेंशन या हाई बीपी वालों को नहीं लेनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और उनके लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेस्ट तरीका ये है कि या तो वो कॉपर टी रखवाएं अंदर, और या फिर अंदर एक और चीज है मायरीना जिसे कहते हैं, और उसका लोकल इफेक्ट है, वो रखवाएं। थोड़ी सी महंगी है लेकिन वो ज्यादा अच्छी है। और खवातीन एक बात और सुन लें कि ये जो कॉपर टी और मायरीना रखी जाती है ये वजाइना में नहीं रखी जाती, ये यूट्रस में रखी जाती है। यानी यूट्रस, रहम, बच्चेदानी। यूट्रस, रहम, बच्चेदानी जो है वो वजाइना से गुजर के आगे होता है, जिसके में बच्चा जो है वो बनता है, और जहां से माहवारी आती है। माहवारी भी आपको वजाइना से नहीं आती। वजाइना एक लंबी ट्यूब है जिसकी लंबाई 4 इंच या 10 सेंटीमीटर है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि यूट्रस से जो कुछ भी निकले, रहम या बच्चेदानी से जो कुछ भी निकले उसे वो बाहर निकाल दे, चाहे वो बच्चा हो या माहवारी का खून हो। तो हम यूट्रस में रखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मायरीना और कॉपर टी। जी ठीक है जी। अब ये एक और सवाल है। ठीक है जी। सलाम, मुझे 25 मार्च को 3 दिन ब्लीडिंग हुई, फिर 14 अप्रैल को स्पॉटिंग हुई, फिर 18 अप्रैल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। समझ नहीं आया क्या मसला है। डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड सेक्शन हुआ, इसमें मालूम हुआ 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ग्रेविपिनियन इंजेक्शन लगाया और टूफास्टन माइफोल दी 10 दिन बाद दोबारा स्कैन का बोला था, करवा लिया। बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, लेकिन स्पॉटिंग हो जाती है कभी कभी। हर हफ्ता इंजेक्शन भी लग रहे हैं। तो वो ये पूछ रहे कि इसका इशू क्या है, इसका कोई इशू है इसमें स्पॉटिंग आने के साथ? उन्होंने ऐसे वजन नहीं दिया। शुरू में वो प्रेगनेंसीज होती हैं, वो मिसकैरी करने की कोशिश करती हैं। इसको हम थ्रेटन मिसकैरेज कहते हैं, यानी मिसकैरेज का थ्रेट है आपको। ठीक है, उसके लिए आप जो ड्यूफेस्टॉन गोलियां ले रही हैं या ली हैं, ड्यूफेस्टॉन को जारी रखें सुबह शाम। और इसके अलावा ग्रेविबिनॉन की बजाय एक और इंजेक्शन आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, वो आप वीकली बेसिस पे लगवाएं। अमूमन ऐसा होता है कि अगर पहले 13 हफ्ते गुजर जाएं तो उसके बाद जो है थ्रेटेड मिसकैरेज जो है वो बेहतर हो जाता है। तो आप दवाइयां ले रही हैं, ठीक ट्रीटमेंट है, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हमारे एक और सवाल है। इन खातून की उम्र 22 साल है और उनका वजन 46 kg है। अच्छा, मुझे लिकोरिया का मसला है। मुझे जब फर्स्ट टाइम पीरियड शुरू हुए मुझे जब फर्स्ट टाइम पीरियड शुरू होने से पहले वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। इतने सालों बाद अभी तक हर वक्त ऐसा ही डिस्चार्ज होता है। मुझे बहुत ज्यादा खारिश होती है। प्लीज बताइए इसका हल क्या है? बेटा, इसका मतलब 2 हैं कि जिस भी डिस्चार्ज में खारिश होती हो और स्मेल आती हो, इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन है।
अगर आप ड्यूरिंग पीरियड्स अपने आप को अच्छी तरह धोती नहीं है, अगर आप पीरियड्स के पैड जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती, अगर आप पीरियड्स के दरमियान शावर नहीं लेती, यानी ना नहाती नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया हैं वो फौरन से अंदर वजाइना में चले जाते हैं, क्योंकि जहां से आप पॉटी करती हैं वो जगह और जहां से पिशी करती हैं वो जगह वजाइना के बिल्कुल आगे पीछे है, और दोनों में बैक्टीरिया होते हैं। और जब पीरियड्स हो रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है पीरियड ब्लड की उन बैक्टीरिया को के साथ ग्रो करने की। तो इसलिए ये जो मिथ है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ना अपने आप को धोएं, ना पानी इस्तेमाल करें और ना नहाएं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए बल्कि इन दिनों में ज्यादा खुले पानी से अपने आप को धोना चाहिए और ज्यादा नहाना चाहिए। जब भी आपको ये डिस्चार्ज में स्मेल आनी शुरू हो या खारिश हो तो आप फ्लैजिल टैबलेट्स आती हैं, फ्लैजिल टैबलेट्स का सुबह दोपहर शाम 500 मिलीग्राम 5 दिन के लिए खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो एक और भी सवाल है, एक ये खातून है जिनकी शादी जो 9 साल से शादीशुदा है, लेकिन अभी तक उनके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने अभी ट्यूब्स का टेस्ट कराया, लेपर कॉपी वाला ट्यूब्स ठीक है, लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि एक तो छोटे छोटे मसले हैं, आपकी सर्जरी होगी या आईयूआई करवाएं, लेकिन इसमें चांस कम है और सर्जरी बहुत महंगी बताई गई है। तो वो ये मशवरा पूछ रही है कि इस सारे से इशू में उनको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। इनसे मेरा ये कहना है कि 9 साल जब हो गए हैं इनफर्टिलिटी को, ठीक है आपने लेप्रोस्कोपी कराई, उससे आपको पता चल गया कि ट्यूब्स ठीक हैं, लेकिन वो मसाइल जो आपको डॉक्टर ने बताए हैं आपने वो नहीं बताया कि वो एक दो छोटे छोटे मसाइल क्या हैं। वो आप एक दो छोटे छोटे मसाइल बताएं तो उनको देख के मैं बता सकती हूँ कि सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने इनफर्टिलिटी के लिए हार्मोन्स टेस्ट बताए थे, यकीनन आपकी डॉक्टर ने करवाए होंगे, माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन और माहवारी के 21वें दिन, और साथ में हस्बैंड का सीमन एनालिसिस। तो आप हस्बैंड सीमन एनालिसिस और ये हार्मोनल टेस्ट जो हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और जो डॉक्टर ने आपको बताया है कि एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख के भेज दें, तो मैं तभी आपको कुछ गाइड कर सकूंगी। ठीक है, अच्छा, ओके। सो ये एक और सवाल है कि ये जो खातून है 4 बच्चों की माँ है एंड शी इज 29 years old। तो इनके जो 3 बच्चे थे वो नॉर्मल डिलीवरीज हुए और चौथा सी सेक्शन हुआ, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो लिकर की वजह से। वो कहती है कि उनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो 11 महीने का है, मगर वो बहुत टायर्ड फील करती हैं, उनके जिस्म में बहुत दर्द होता है, जॉइंट्स में खास तौर पे, वो पाँव के हील में भी बहुत दर्द है। सी सेक्शन के साथ बीटीएल भी करवा दिया था। अब वो कह रहे हैं कि उनका वजन भी बढ़ता जा रहा है और कुछ उनकी सेहत अब जरा खराब होती जा रही है। तो वो पूछती है कि इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज? बेटा मैं उन्हें ये कहूँ, बेटा मैं तुम्हें क्या कहूँ, 29 साल उम्र और 4 बच्चे, मेरी बड़ी बेटी की उम्र 29 साल है और मैं सोच भी नहीं सकती कि वो इस वक्त 4 बच्चों के साथ बैठी हो। खुदा के लिए बच्चियों अपने हाल पर रहम करो। अगर माँ बाप जल्दी शादी कर भी देते हैं तो 2 बच्चों से आगे मत बढ़ो इस उम्र में, स्पेशली इस दौर में जब खाने पीने की चीजें इस कदर महंगी हैं। तुम्हारे 2 मसले हैं कि तुम्हारे जिसमें बेइंतहा वीकनेस है क्योंकि तुमने रिपीटेड प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज की हैं। अब तुम्हारे में आयरन की शदीद कमी है, मुझे लगता है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत लो है, तो तुम अपने हीमोग्लोबिन को बिल्ड करो, खुराक को थोड़ा बेहतर करो और खुराक में रोटियां खाने की बजाय और चावल खाने की बजाय और मीठा खाने की बजाय प्रोटीन शामिल करो। प्रोटीन का मतलब ये है कि गोश्त और दालें और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और आयरन की गोलियां 3 दफा। अपना वजन जितना भी है उसमें से 10 किलो वजन जो है वो माइनस करो और खुराक बदलो। और हीमोग्लोबिन तुम्हारा 12 या 13 जरूर होना चाहिए, वो जाके चेक करो। ये बच्चे पालने किसने हैं? बच्चे पैदा तो सारे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
उसके बाद सारे अब्बा जो है वो रोटी कमाने निकल जाता है और अम्मा जो है वो दर्दों के साथ बैठ जाती है। तो ये आप किस लिए पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं जब आपको पता है कि आप इतने बच्चों को आसानी से नहीं पाल सकते, स्पेशली आज के दौर में। और इन बच्चों की एजुकेशन, स्कूलिंग, उनकी जरूरियात वो कैसे पूरी होंगी? I आज know तक that that's a huge issue. That's a definitely big issue. और वो किसी को नहीं समझ आता। उसके जवाब में ये कहते हैं अल्लाह मालिक है। तो फिर बीमारी के लिए आप क्यों नहीं कहते अल्लाह मालिक है? बीमारी के लिए भी कहें अल्लाह मालिक है। भाई अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह ने ठीक करना है। फिर आप डॉक्टर से क्यों पूछते हैं? अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना, साथ साथ मालिक तो है ही। बिल्कुल, अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि आप यकीन करें तस्नीम, अब ये इररिलेवेंट चीज है बीच में, लेकिन ये मेरी बड़ी दुखती हुई चीज है। मैं स्विमिंग पे जाती हूँ, स्विमिंग पे दुनिया जहान की बच्चियां आई होती हैं, हर मुल्क की, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल की। उनमें एक भी पाकिस्तानी बच्ची नहीं होती। हालांकि यहाँ पे बेतहाशा पाकिस्तानी आबाद हैं। जितनी इंडियन पॉपुलेशन है या बांग्लादेशी पॉपुलेशन है, उतनी ही पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। लेकिन यकीन कीजिए, येट टू सी अ सिंगल पाकिस्तानी गर्ल कमिंग फॉर द स्विमिंग। ये हालात हैं। इसलिए और वो सब अपनी माओं के साथ आई होती हैं। माएँ करें ना करें, लेकिन वो बच्चियों को सिखवा रही होती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना माओं को इंटरेस्ट है, ना बापों को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो सिर्फ इतना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पूरा कर लें, चलो जी, और फिर उसके बाद गोडे गिट्टे पकड़ के बैठ जाएं। वो लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं और उन 2 बच्चों पे अपनी पूरी जान लड़ा देते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। ठीक है, तो इस दुनिया में 21वीं सदी में आने का मजा आया ना, कि आप रहे 21वीं सदी में रहे और बच्चियों को आप पाल रहे हैं 18वीं सदी, 16वीं सदी के जमाने में। चलें अब रैपिड फायर। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ये सवाल है। मेरी शादी को 1 साल हुआ है। मुझे डॉक्टर ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बताई है, लेकिन मुझे मां सिवाय ओवरी के बाएं जानिब दर्द के कोई और अलामत नहीं। पीरियड्स वक्त पर होते हैं और नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। तो क्या वाकई ये सिस्ट्स हैं और इस दर्द का कोई इलाज है? आप ये बताएं कि आप गई क्यों थी? शादी को 1 साल हुआ है तो क्या बच्चे का इलाज कराने गई थी जो डॉक्टर ने बताया है? और अगर डॉक्टर ने कुछ भी कहा है तो आपने ये नहीं बताया कि ये दर्द किस वक्त होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स होता है या आफ्टर पीरियड्स होता है, इंटरकोर्स में होता है, किस वक्त होता है, और आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं भेजी। तो बहरहाल आप रिपोर्ट भेजिएगा, हम बता देंगे। लेकिन प्लीज़ अभी अगर आप 2-3 साल सब्र कर लें, बच्चा ना पैदा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, ये एक और सवाल है कि मुझे माहवारी बिल्कुल भी नहीं आ रही। 3 साल से मेडिसिन भी ली, लेकिन फिर छोड़ दी। टेस्ट में ओवरी में सिस्ट के अलावा कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताई जाती। क्या मेरा कोई इलाज है? डॉक्टर के हार्मोन्स करवाएं। हार्मोन्स करवा के, जो हार्मोन्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है और उन हार्मोन्स का नाम लिया है। अगर पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन पे इंतजार करने की बजाय आप उन हार्मोन्स को वैसे भी करवा सकते हैं। और हार्मोन्स का टेस्ट करवा के और अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करा के मुझे भेजें तो मैं आपको कुछ बता सकूंगी। अपनी उम्र भी लिख दीजिएगा। ठीक है। एक और ये सवाल है कि मुझे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। बाकी हार्मोन लेवल्स आर गुड बट स्टिल निल स्पर्म काउंट। उन्होंने निल स्पर्म कोई काउंट उम्र और एज जी, निल स्पर्म काउंट में ये किसी भाई साहब ने लिखा है, निल स्पर्म काउंट को कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो इसका मतलब है कि बन ही नहीं रहे। आपको या बचपन में कनपेड़े हुए होंगे या कोई और इन्फेक्शन जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बन रहे।
इसमें एक तरीका होता है कि जो आईवीएफ सेंटर हैं वो बायोप्सी करके देख लेते हैं कि अंदर शायद कोई एक आध स्पर्म उन्हें मिल जाए। अगर उन्हें एक आध स्पर्म मिल जाए तो फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब ये है कि रूटीन में नहीं बन रहे, तो इसका इलाज तो ऐसा कोई ख़ास है नहीं। आप बायोप्सी करवा लीजिए किसी अच्छे आईवीएफ सेंटर से। मुझे नहीं पता आप किस शहर से हैं, अगर इस्लामाबाद में डॉक्टर नसीम अशरफ हैं, वो इन मामलात को काफ़ी अच्छी तरह देखते हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये ने सवाल भेजा है, ये उन्होंने अपनी भाभी की सिस्टर के बारे में वो मशवरा करी है कि उनका सी सेक्शन हुआ है। सी सेक्शन के 10 दिन बाद उनको वजाइना पे स्वेलिंग लाइक लंप फील हुआ है और काफी पेनफुल है। जिन डॉक्टर से सी सेक्शन हुआ उन्होंने सर्जरी एडवाइस किया है। अब आगे क्या करना चाहिए? उसमें कोई उम्र और वजन का मेंशन नहीं है। चलें, लेकिन लंप का डॉक्टर से नाम पूछें कि इस लंप की डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया है। लंप बहुत बेशुमार किस्म के होते हैं। अगर तो वो बार्थोलिन सिस्ट है या बार्थोलिन एब्सेस है तो नॉर्मली वजाइना से बाहर वाले इलाके में वही होती है, और मुझे नहीं पता कि उनकी भाभी जो है उन्हें शुगर भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल जिस भी डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी एडवाइस की है, प्लीज गर्ल्स एंड वुमेन आप अपनी तशखीस जो भी डॉक्टर्स आपको बताती हैं उनका नाम जरूर पूछा करें। कहा करें डॉक्टर साहब सानू ना दस दियो, भावें तुसी लिख के दे दो, असी उन्हें याद कर लांगे। ठीक है, आप एक पेपर पे नाम अंग्रेजी समझ नहीं आती तो आप अंग्रेजी के स्पेलिंग उनसे पूछ के लिख लिया करें और फिर से याद किया करें और फिर से गूगल में पढ़ने की कोशिश किया करें कि ये क्या है। आपको ऊपर से कोई फरिश्ता आके ये सारी मालूमात नहीं देगा। वैसे मैं थोड़ी बहुत दे रही हूँ लेकिन मैं फरिश्ता नहीं हूँ। इंसान के रूप में फरिश्ता। पता नहीं अभी तो मैं ये दावा नहीं कर सकती थी। आपको पता है इंसान होना ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि मुझे 3 मरतबा हमल हुआ है और तीनों दफा जाया हो गया है, पहले माह में ही। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। मैं और मेरा शौहर कौन से टेस्ट कराएं कि मालूम हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। उन्होंने फिर से अपनी उम्र और वजन का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, जब 3 मिसकैरेजेस हो जाएं और वो शुरू में ही हो जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसके लिए 2 टेस्ट करवाते हैं। एक होती है थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन, THROMBOPHILIA, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन। और दूसरा होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ANTINT, फॉस्फो PHOSPHO, फॉस्फो LIPID, लिपिड सिंड्रोम। ये किसी अच्छी लैब से करवा के टेस्ट भेज दें। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली जो करवाते हैं, उसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। लेकिन आप जब लैब जाएंगे और आप उन्हें कहेंगे कि हमें रिकरेंट मिसकैरेजेस के टेस्ट करवाने हैं, 3 मिसकैरेजेस अगर इन अ रो इकट्ठे हो जाएं, नॉट लाइक के दरमियान में एक प्रेगनेंसी हुई और फिर एक मिसकैरेज और एक नहीं, वो नहीं, अगर 3 मिसकैरेजेस इन रो इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। और उसके लिए किसी अच्छी लैब से ये टेस्ट करा के रिजल्ट भेजें तो मैं आपको उसका इलाज बता दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये खातून है, इनकी उम्र 26 साल है, उनका वजन 65 kg है और उनकी शादी 9 साल, उनकी शादी को 9 साल हुए हैं। वो कह रही है कि मुझे एक बार भी हमल नहीं हुआ है। मेंसेस रेगुलर है, 28 डेज का सर्कल ही फ्लो है। पहले ज्यादा था बट अब फ्लो कम है। 2 दिन पीरियड्स रहते हैं फिर जस्ट स्पॉटिंग होती है। शादी से पहले 5 साल तो मेरा वेट जस्ट 45 था। 4 साल से वेट ज्यादा हुआ है। मोटी तो अब भी नहीं लगती। पिछले 1 साल से मेरे चेहरे पर मोटे बाल आ गए हैं। प्लीज मेरी हेल्प करें।
और ये कि इनको हमल क्यों नहीं हो रहा, और इसका कोई अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन लें या चेकअप कराएं। फौरन से पेशतर 10 किलो वजन कम कर लें। 26 साल की उम्र में 55 54 वजन से ज्यादा नहीं। बहन 65 का मेरा वजन नहीं है, हैं मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ 50s में, और मैं इसको भी मजीद कम करने की कोशिश में हूँ। तो 26 में आपकी शादी हुई थी, 9 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। आप प्लीज इन सालों, अगर जब तक बच्चा नहीं होता, आप इसे कुछ प्रोडक्टिव वक्त इसमें स्पेंड कीजिए अपना टाइम, और वजन कम करें। गूगल पे बेतहाशा तरीके मौजूद हैं, कीटो डाइट मौजूद है। अगर फौरन वजन कम करना हो तो एक इफेक्टिव तरीका है, लेकिन उसे 1-2 दफा ही किया जा सकता है। दूसरा, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि अगर आपने बच्चे के मुतालिक सवाल पूछना है तो आप मुझे हार्मोन्स के टेस्ट करवा के उनके रिजल्ट्स भेजिए किसी अच्छी लैब से, ऑथेंटिक लैब से। ये जो गली मोहल्ले वाली लैब्स हैं वो नहीं। शौकत खानम से करवाइए, चुगताई से करवा सकते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। और कौन कौन सी, कराची में शायद ईसा है, और बहुत राइट ऐसा है, बहुत आगा खान है जी। तो किसी अच्छी लैब से ये टेस्ट करवा के भेजिए मुझे। ठीक है जी। अब एक सवाल है, ये शोहर अपनी बीवी के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी बीवी बज़ाहिर एक सेहतमंद खातून है, और एक साल उनकी शादी में 2 साल हो चुके हैं, और उसी साल में उनकी एक बेटी भी हुई है। लेकिन शादी की पहली रात से लेकर अब तक उसे हम बस्तरी में कोई दिलचस्पी नहीं, और अक्सर औकात हम बस्ती के बाद काफ़ी दर्द भी महसूस करती हैं। मैंने इस अरसे में काफ़ी बार चेकअप भी करवाया है, मगर मुझे किसी डॉक्टर से तसल्ली बख्श वगैरह दे देते हैं और कहा जाता है कि सीनवाउजेशन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, सोजिश है। कुछ टैब सीप्रो CIPRO सिप्रोफ्लॉक्सासिन राइट। इट्स एंटीबायोटिक। अच्छा ठीक है। सिप्रोप्रोस्टेसीन जवाब नहीं मिला। अद्वियात में दिनों के लिए हम बस्तरी ना करें। हदायत पर अमल करने से भी फाका महसूस नहीं होता। नेज़ मेरी बीवी को अक्सर औकात UTI इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इस मसले से बहुत परेशान है, तो कोई इसका हल बताएं, मशवरा दें। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम बस्ती हो गई है जिसकी नतीजे में औलाद भी पैदा हो गई है, लेकिन अगर आपकी बीवी इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट डूइंग इट इन द प्रॉपर वे। प्लीज गेट इन्वॉल्व विद योर वाइफ। औरतें खाली हम बिस्तरी के लिए नहीं पैदा हुई। औरतों से मोहब्बत कीजिए। अगर आप दिन के वक्त उससे मोहब्बत करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, और उसे ये फीलिंग देंगे कि यू बिलोंग टू हर, शी इज नॉट एलियन इन योर हाउस, वो आपकी खिदमत के लिए या आपकी नौकरानी बन के या आपके बच्चे पैदा करने के लिए घर में नहीं आई, और अगर उसे घर में आपकी सपोर्ट शामिल नहीं है या आप अपनी फैमिली में उसको प्रॉपरली इज्जत नहीं दिलवाते, तो फिर याद रखिए वो सारे मर्द जो सुन रहे हैं कि आपकी बीवी जब तक इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, वो फिजिकली आपसे हमेशा डिस्टेंस में रहेगी। The way to the better physical relationship is the emotional involvement, जज्बाती involvement। और जो तकलीफ महसूस होती है उसका मतलब ये है कि उन्हें इन्फेक्शन हो रही है। काइंडली एंटीबायोटिक का एक कोर्स आप भी करें फ्लैजिल के साथ और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ, और एक कोर्स उन्हें भी करवाएं ताकि अगर आपके थ्रू कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रही है तो वो ना हो, और UTI जो है उसका भी जो इलाज है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से हो जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है। एक ये सवाल है कि डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी अक्टूबर 2021 में 11 साल की हुई। नवंबर 2021 में उसको पीरियड स्टार्ट हो गए, फिर उसको हेवी ब्लीडिंग होती। जब पीरियड्स होते 6 मंथ्स बाद उसके पीरियड्स 15 दिन बाद होने लगे हेवी ब्लीडिंग के साथ। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, 6 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है। अब
ठीक है, लेकिन जिस मंथ मेडिसिन ना लूं उस मंथ डेट से हफ्ता पहले आ जाते हैं पीरियड्स। मैं इसकी इंटरनल हेल्थ के लिए परेशान हूँ। आप काइंडली इस टॉपिक को सजेस्ट करें कि इसका क्या सोल्यूशन है। बच्चियों का जब साइकिल शुरू होता है तो वो बहुत इरेगुलर होता है, क्योंकि वो अभी ब्रेन डेवलपमेंट के फेज में होती हैं, और ब्रेन डेवलपमेंट में जो पीरियड्स का सेंटर होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, वो अभी रेगुलराइज नहीं कर सकते सिस्टम, इसलिए शुरू के कम से कम 2-3 साल प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर पीरियड्स हैवी होते हैं तो हैवीनेस के लिए आप, यानी ज़्यादा होते हैं तो आप जो पॉन्स्टन फोर्ट की गोली जो है वो आप सुबह दोपहर शाम खिला सकती हैं, और एक कैप्सूल आता है ट्रांजामिन, वो भी हैवी पीरियड्स के लिए सुबह दोपहर शाम खिला सकती हैं, लेकिन जस्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स। उसके बाद आप इंतज़ार करें, ये ऐसा सा रेगुलर होगा, और अगर रेगुलर ना हो तो फिर बच्ची को कुछ अरसे के लिए हार्मोन्स पे डाला जा सकता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट के हाथों। प्लीज गली मोहल्ले से दवाइयाँ जो हैं, गली मोहल्ले के जो क्लिनिक्स खुले होते हैं उनसे दवाइयाँ लेना बंद कर दें, स्पेशली हार्मोन्स। वो खवातीन को डिस्ट्रॉय ज़्यादा करते हैं बनिस्बत बेनिफिट देने के। जी ठीक है। और एक और सवाल है कि ये खातून है, उनकी उम्र 45 ईयर्स की है, उनका वेट 65 kg है एंड शी इज अनमैरिड। वो कह रही है उनको पीकोस है, सिस्ट इन यूट्रस, क्या हाई है? ब्लड, पीकोस, और साथ में सिस्ट इन यूट्रस, PCOS, cyst in uterus, high blood pressure and type 2 diabetes diagnosed है पिछले 5 साल से। She has experienced occasional heavy flow and clotting with pain since 3 years. As very frequent hot flashes, very uncomfortable, have been occurring for the last 2 years. She has 18 days long periods in December 22, had 3 days cycle in February, and only 1 day spotting on 15th March. Since then, my period is missing. Kindly guide me what I should do. पेरीमिनोपॉजल है ये, 45 एज है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, वजन बहुत ज़्यादा है, वजन 65 kg नहीं होना चाहिए, और ये डायबिटिक भी शायद इसीलिए हुई हैं कि एक तो वजन ज़्यादा है, दूसरा शायद डाइट इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखा है, रोटी चावल मीठा चीनी, उसको इन्हें चाहिए कि कट डाउन करें, अपने आप को एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व करें, जिम ज्वाइन करें या स्विमिंग करें, और जो पीरियड्स को रेगुलराइज तो अब हम इस स्टेज पे नहीं करेंगे क्योंकि ये पेरीमिनोपॉजल हैं, और जो इनकी सिस्ट बनी हुई है यूट्रस में उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजें। PCOS जो है वो अब इस स्टेज पे उसका कुछ नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इनका मेनोपॉजल की तरफ जा रही हैं, और बेसिक इलाज ये है, और अगर ये हार्मोन करवाना चाहती हैं तो अगली दफ़ा डे 2 पे अपने हार्मोन्स करवा के हमें भेज दें, लेकिन बेसिक इलाज ये है कि डायबिटीज़ भी और हाइपरटेंशन भी और वेट का और ये पेरीमिनोपॉजल और हॉट फ्लैशेस के लिए भी सबसे बेहतर रेमेडी ये है कि आप अपना वजन कम करें और अपने आप को एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व करें। ठीक है, आई थिंक हम एक और सवाल और ले सकते हैं बिकॉज टाइम हमारा खत्म हो रहा है फिर। हाँ जी, ठीक है जी। तो बाकी एक आध छोटे सवाल है तो मैं इन छोटे सवालों को ही मैं करती हूँ। जी जी। अच्छा, ये खातून है वो प्रेग्नेंट है और अपने 8वें महीने पर है। 5th मंथ से मुझे वजाइनल इन्फेक्शन है जो जितने दिन मेडिसिन लूँ तब तक ठीक रहता है, जैसे ही मेडिसिन कोर्स खत्म होता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, और साथ में उनको वाइट मिल्की सा डिस्चार्ज भी निकलता है और वो स्मेली भी होता है। तो इसका हल क्या है? दो चीजें हैं, या तो ये डायबिटिक होंगी अगर बार बार हो रहा है, ये अपनी खुराक में बहुत ज्यादा मीठा चीनी और इस तरह की चीजें खा रही हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें आपके जिस्म में हों तो बैक्टीरिया आपको बहुत तेजी से अटैक करते हैं। तो एक तो प्रेगनेंसी बहुत इजीली अटैकेबल चीज है, और दूसरा वजन ज्यादा होना और ऐसी चीजें खाना, दूसरा ये कि हाइजीन का ख्याल ना करना। तो आपको बेशक आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी चीजें खानी चाहिए, रोटियां चावल मीठे, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो इन सारी चीज़ों
चीज़ों को इनकरेज करता है वो ख़वातीन के बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। तो आप बराए मेहरबानी उन चीज़ों को एड्रेस करें। उसके साथ अगर आप फ्लैजिल का एक कोर्स कर लें, टैबलेट फ्लैजिल 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम 5 दिन प्रेगनेंसी में सेफ है, ये आप खा सकती हैं। ठीक है, और ये है आज के लिए आखिरी सवाल। ये खातून 33 इयर्स की हैं और उन्होंने अपने तीनों बच्चे डिलीवर किए हैं, तीनों सी सेक्शन के जरिए। उन्हें आइस खाने की बहुत क्रेविंग होती है और रॉ राइस खाने की भी। मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 8 पॉइंट से कम ही रहता है। मैं मेडिसिन भी खाऊं या वाइनोफर के इंजेक्शंस भी लगाऊं? इंजेक्शन विनोफर, ठीक है। फिर भी दोबारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए कि शायद इनके पीरियड्स बहुत हैवी होते होंगे और 23 की एज में 3 बच्चे। 33, अच्छा चलें फिर कुछ थोड़ी सी माफ़ी है लेकिन ये है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन बार बार इतना लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पीरियड्स हैवी आते हैं। आप यूट्रस में मायरीना रखवा लें जिससे पीरियड्स का फ्लो बहुत कम हो जाता है। और वीनोफर इंजेक्शन जो हैं वो एक इंजेक्शन से कुछ नहीं होता, आप काफ़ी सारे इंजेक्शन लगवा के जो आयरन स्टोर्स हैं उनको बिल्डअप करें। स्टोर चेक करने के लिए अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 है तो स्टोर यकीनन नील होगा। और स्टोर चेक करने के लिए एक टेस्ट है जिसे कहते हैं फेरिटिन, FERRITIN। वो भी किसी अच्छी लैब से करवा लें, वो आपको बता देगा कि आपके जिस्म में आयरन है ही नहीं। तो जब आपके जिस्म में आयरन नहीं होता और हीमोग्लोबिन बहुत लो होता है तो आप बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ही नकाहत होती है और आप जिंदगी में नॉर्मल नहीं जी सकते। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने के शौकीन हैं या करवाने के शौकीन हैं उनके मियाँ वो ये याद रखें कि औरत की बॉडी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एक तो ये कि रिपीटेड प्रेगनेंसी, दूसरा ये कि हर महीने माहवारी इतना खून निकलता है जो रिप्लेस नहीं हो पाता, इसलिए कि खाना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रखें कि वो औरत आपके साथ कैसे दौड़ेगी जिसके जिस्म में इतनी नकाहत है, या आपके बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी। इसलिए साहिबान प्लीज़ रहम कीजिए, औरत का खून बहुत ज़्यादा जिस्म से जाता है। 2 बच्चों से ज़्यादा कानों को हाथ लगाइए, चाहे बेटे हों या बेटियां, और अपनी बीवी जो आपके ज़िंदगी की साथी है उसका ख्याल रखिए। मेरा ख्याल है 3 बज गए हैं 4 और बज गए 2 हैं। बजने वाली है, मतलब मेरे 3 बज गए हमारे 4 बज गए। और मेरा ख्याल ये है कि हमने आज काफी सारे सवाल कवर किए हैं। बहुत और अंजी आप फोन नंबर ज्यादा बता दीजिए। मैंने वैसे वॉल पे लगाया ही था लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी किसी की समझ में नहीं आने वाला। ठीक है जी। सो ये हुआ आइए करे बातें तलाशे हल का आज का एपिसोड। और आप जिस नंबर पे हमने मेंशन किया है आप प्लीज अपने सारे क्वेरीज, इश्यूज, जो भी इश्यूज वगैरह है वो हमें मैसेज करें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अगले एपिसोड में आपके सवालात के जवाब दें और जो भी हम आपको रेमेडीज और सजेशंस दे सकते हैं वो हम आपको दें। साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड्स फेसबुक के अलावा हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी आता है अक्स डिजिटल स्टूडियो के नाम पर। वहाँ पे प्लीज हमें लाइक करें, फॉलो करें और आज के और पिछले एपिसोड्स को भी आप देख लीजिएगा। साथ में हम फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी हैं और ट्विटर पर भी हैं। वहाँ पे भी आपको आइए करें बातें के अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो वहाँ पे हमें आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना ध्यान रखिएगा। ये किताब पढ़ लें, हाथ बांध के दरखास्त है। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू।